Hello all. This video is mainly for those students or people or person जो कि GNU से MSc ENV यानी इन्वायरमेंटल साइंस कर रहे हैं। तो बेसिकली ये 23 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेसिकली ये 23 जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक ये वैलिड है PDF, जिसमें मैं शेयर कर रही हूँ। देखो MEV011, MEV012, MEV013 इसके क्वेश्चंस हैं ये। तो आप नोट डाउन कर लो, प्रिंट्स निकाल लो, पॉज करके लिख लो, क्वेश्चन देख लो। तो इट इज़ अप टू यू, बट ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज इग्नू का ना बहुत सर्च करना पड़ता है कंटेंट ऑनलाइन, तो कुछ समझ नहीं आता। सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दीज 3 असाइनमेंट क्वेश्चंस। बेसिकली ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वेश्चंस मतलब आप जब भी असाइनमेंट बनाए तो क्या क्या पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, जैसे कि A4 शीट होनी चाहिए A4 शीट होनी चाहिए, ठीक है। अब 1 साइड लाइनिंग कर सकते हैं, नो प्लास्टिक कवर या फोल्डर रिक्वायर्ड है क्योंकि वो एज इट इज़ बस आप इग्नू का फ्रंट पेज है जिसमें आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है आपने। एनरोलमेंट नंबर, ओके। एनरोलमेंट नंबर जो भी आपका है बस वो ही है जो है, बाकी तो कुछ नहीं है। मेरी राइटिंग आ रही है एक आध तो ठीक है ना, क्या है राइटिंग का करोगे क्या। तो मैंने कल क्वेश्चन शेयर किए थे MEV014, MEV015 और 016। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 11 MEV मतलब 011, 012, 013, 014, 015, 016 एंड 19 है, वो MEVE19 है। टोटल आई हैव गिवन 7 एग्ज़ाम्स। तो बस वही है इसमें, देखो वही है डियर लर्नर, पूरा मैं आप सबको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। सो यू आर ऑल अवेयर, पढ़ लेना। जिसको वीडियो से समझ में ना आए, मुझे तो बहुत समझना पड़ता है, बहुत पूछना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखो MEV011 आपका क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी, अर्थ प्रोसेसेस। ये MEV012 है। MEV013 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल रहा, बेसिकली डिफ़िकल्ट रहा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आप लोग ना, जिसने मतलब मैंने तो बहुत टाइम से ट्यूशन वगैरह पढ़ाए हैं, साइंस की क्लासेस वगैरह दी हैं, लाइफ साइंसेस किया रेगुलर था, कॉलेज वाज वेरी नाइस और इतना ज़्यादा उसमें पढ़ाते थे, तो लिटरली मुझे तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत मतलब पड़ी ज़रूरत, बट काफ़ी फेमिलियर था। या फिर जैसे कि इन्वायरमेंट पता ही है आपका, पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, हीट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ट्रोपोस्फेयर, मतलब काफ़ी कुछ है। पढ़ने वाले पढ़ते हैं, पूरी बुक से स्टडी करते हैं। मैं भी बुक्स पढ़ूँगी क्योंकि मुझे पढ़ाना भी है, तो मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा। और अच्छा है ना, आप पढ़ते पढ़ते करो। अब इसमें वही है, ये 30% वेटेज होती है असाइनमेंट की और 70% आपका वो होता है जो आपके TEE होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस, ठीक है। फिर वही है, फर्स्ट पेज में आपका सब कुछ मेंशन होना चाहिए, आपका नेम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, साइकिल ऑफ एडमिशन, प्रोग्राम कोड, असाइनमेंट कोड, कोर्स टाइटल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग, ये मैंडेटरी है ठीक है। फ्रंट पेज मतलब उसका प्रिंट आउट आप मैं शेयर करूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। हाउ टू मेक असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है इग्नू में करना। असाइनमेंट से अगर आप अपने आप कर रहे हो तब तो बस पूरी तैयारी होगी, आपका पूरा कोर्स आपने खुद से पढ़ लिया, कई दफ़ा पूरी बुक आपने रीड कर ली। मतलब आप रीड इन द सेंस ऐसे नहीं करोगे कि आप पर्पसली रीड करोगे, बट अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देखने के लिए ना यू विल रीड, ठीक है। और क्या कहना चाहती हूँ मैं कि हाँ, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी तो मैं सोची थी शायद उस वाली PDF में उनके आंसर्स होंगे, बट वो खाली क्वेश्चंस हैं। और जिसको कोई डाउट है ना, एक सब्जेक्ट वाइज भी मैं करूँगी सीरीज़। मुझे B.Ed का भी करना है क्योंकि CTET की प्रिपरेशन भी करनी है ना, तो
सीटेट का भी करूँगी मैं, बीएड की भी चलेगी और एमएससी की भी चलेगी। एमएससी में ऐसा लग रहा है, ऐसा अभी मेरे कोई सब्सक्राइबर है नहीं है, बट ऐसे ना 100 से ऊपर व्यूज़ चले जाते हैं, 200 व्यूज़, वो भी 15-15 मिनट की वीडियो, जो मतलब थोड़ा सा वो लगता है। तो मैं इसलिए इग्नू का देखूँगी, क्योंकि इग्नू में शायद मुझे पेपर देना है दिसंबर में, तो मैं तैयारी भी करूँगी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, नोट्स और क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ शेयर कर दूँगी, क्योंकि मुझे पता चल गया मेरी कमांड अच्छी है। और अभी तो जो नए सब्जेक्ट्स उनसे इतनी फेमिलियर नहीं हूँ, थोड़ा पढ़ना शुरू करूँगी। इग्नू का ऐप भी मैंने आपको शेयर किया है कि हाउ टू डाउनलोड बुक्स और हाउ टू रीड ऑनलाइन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। वही गाइडलाइंस बताई थी मैंने आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वही है, ये देखो क्या है, A4 शीट आपको यूज़ करनी है बेसिकली, ठीक है। यूज़ A4 paper size for assignment and tag all these pages carefully. Write the relevant question number with each answer. You should write the answer in your own handwriting. तो ये अच्छा है, मुझे भी अपना काम खुद करना पसंद है, बट मैंने भी कॉपी पेस्ट किया, तो कॉपी पेस्ट इन द सेंस कि मैंने, लेकिन आई रीड एवरी क्वेश्चन, और वो इतना अच्छा हुआ कि काफ़ी सारे क्वेश्चन या टॉपिक होते हैं ना, 10-10 नंबर के क्वेश्चन, लाइक वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। तो ऐसा लगता है भाई ड्यू से ज़्यादा पढ़ाई इग्नू में कर ली। ड्यू में थोड़ा मज़े मस्ती करते थे, फ्रेंड्स वगैरह होते थे, यहाँ पर भी हैं 5-6 लोगों के नंबर हैं। अभी जिसको ना मेरे को प्रैक्टिकल का पता करना है, तो जिसका भी प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में जिसको भी आइडिया है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भर देना बाद में। अभी तो मैं बना रही हूँ, अभी कोई सब्सक्राइबर वगैरह भी नहीं है, ऐसे ही मन कर रहा है वीडियो बनाने का, ठीक है। अब यही आंसर आपके क्या होने चाहिए, लॉजिकल, हैज़ क्लियर कनेक्शन बिटवीन सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, रिटन करेक्टली, गिविंग एडिक्वेट कंसिडरेशन टू योर एक्सप्रेशन, स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। मुझे लगता है कि हम अपने आप से करेंगे। डज नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ वर्ड्स इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन, ओके। नाउ सबमिशन वही है, अपना अपना सेशन देख लेना, मैं तो भाई पुराने सेशन का ही बता रही हूँ अभी, क्योंकि जो मैंने दे दिया है। फिर आते हैं हम इन पे, MEV011, ये याद रख लो, मैं तो सब्जेक्ट भी पढ़ रही हूँ, ऑनलाइन करो ना ओपन से बड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो MEV011, वीडियो नहीं चाहिए मुझे, आई डोंट वांट वीडियो। MEV011 फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। जो भी वीडियो जब भी देखेगा, एक चीज़ मुझे पता चली है अपने फ़ोन में कि मैं यहाँ पर आई कैन रिकॉर्ड, स्क्रीन रिकॉर्डर है ना, आई कैन ऑल्सो रिकॉर्ड माई सेल्फ, पर मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी अभी। देखो फंडामेंटल्स ऑफ, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ। हाँ, MEV011 फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट DMA। फिर ये 011 दे रखा है। अब यहाँ पर देखो बड़ा दिक्कत होता है, ये MEV012 के क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इकोलॉजी। एक तो पता है हमारे यहाँ ना ड्रिलिंग हो रही है, पता नहीं क्या होता है, मोटर होती है ना 400 गज, पूरा घर हिल जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ना भूकंप आ रहे हैं। खैर ये मेरी समस्या, आपकी नहीं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, गिव डेफिनेशन प्रिंसिपल्स एंड स्कोप, गिव डेफिनेशन प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। अगर आप लोग कहेंगे ना, आई कैन ऑल्सो टीच यू थ्रू वाइट बोर्ड, अगर आप चाहते हैं तो। गिव डेफिनेशन प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस, डिस्क्राइब वेरियस इन्वायरमेंटल इशूज एट ग्लोबल, रीजनल एंड local levels, define ecology and describe various environmental factors with suitable examples, write short notes on any two of the following। मतलब ये ना पेपर में भी ऐसे आते हैं, आपको ऐसे दे देंगे शॉर्ट नोट्स any two, तो ये देख लेना। बेसिकली ये क्या है, इकोलॉजिकल सेक्शन, पॉपुलेशन ग्रोथ, मेजर बायोम्स, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है।
मुझे अपने वीडियो में ना नए नए फंक्शंस पता चल रहे हैं। आई थिंक ब्लू। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एक्सप्लेन द नीड, पर्पस एंड अप्रोचेस टू रिस्टोरेशन इकोलॉजी। राइट शॉर्ट नोट्स एंड अगेन टू एनी टू इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर फिर ये क्या है? एक्सप्लेन इकोसिस्टम वाला बता दिया ना। एक्सप्लेन द नीड, पर्पस एंड अप्रोचेस टू रिस्टोरेशन इकोलॉजी। राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, फंडामेंटल स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल सोल्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, गिव डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड माइलस्टोन्स फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे पता है ये सब्जेक्ट ना काफ़ी अच्छा है, ज़रूरी नहीं है कि साइंस रिलेटेड। इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो लोग हैं ना उनको भी ये करना चाहिए इफ़ दे आर एलिजिबल फॉर डूइंग दिस कोर्स। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आई रियली फील कि छत पे गार्डन हो या फिर घर के बाहर एक बड़ा सा घर हो, जब आप करोड़पति बन जाओ तो एक अच्छा सा गार्डन हो। मतलब इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अपने लेवल पे जिससे जो हो सके प्लांटिंग करें, या फिर क्या कहते हैं कि पोल्यूशन फ्री जो चीज़ें हैं वो यूज़ करें। बेसिकली जो डिकम्पोज हो सकें वो वाली चीज़ें यूज़ करें, प्लास्टिक को अवॉइड करें। तो नहीं कि पेड़ लगाओ, जंगल बनाने से आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर सकें, बट होता नहीं है कि जिस चीज़ से नुकसान है उनका भी कम यूज़ करें, केमिकल्स का भी कम यूज़ करें। मैं ये बोलती रहूँगी बिकॉज आई रियली मीन इट। यू नो, मैंने भी थोड़े थोड़े से चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए हैं और आई ट्राई टू मतलब यूज़ दोज थिंग्स जो कि थोड़े से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। क्योंकि आप अगर एक फैमिली शुरू करते हो ना, आप अपने बच्चे के लिए सोचते हो कि ये इसके लिए बेटर रहेगा, नहीं रहेगा, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए हम नहीं सोचते हैं जो हमें सब कुछ देता है। तो थिंक अबाउट इट। थोड़े से ज्ञान की बातें भी मैं करती रहूँगी। आई एम लविंग टू मेक वीडियोज़, आई डोंट नो वाई। एनीवेज लेट्स मूव। फिर आता है आपका, अब देखो ये है 012। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बोलूँ, ये लोग ना मुझे पागल बना देंगे। ये MEV 011 है। क्या है? 011 है। मैं भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है MEV फंडामेंटल, MEV 11, ये गलत कर दिया है। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार ओपन से करने में ना। अब ये आ गया आपका MEV 12 अर्थ प्रोसेस। MEV 12 ये कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल अर्थ प्रोसेसेस, असाइनमेंट कोड है पूरा, ये लिखना पड़ता है। कवरेज ऑल ब्लॉक्स, सब ब्लॉक्स क्या है मुझे बता दूँगी बाद में। अब देखो वही है, ये क्या होता है 100 मार्क्स का है। असाइनमेंट क्या है? एंटायर कोर्स है, तो आपका पूरा कोर्स कवर होता है, छोटे बड़े सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। और अगर आपने ख़रीदे हुए आंसर्स पढ़े तो बुक से ही पूरा कॉपी पेस्ट करते हैं। इट इज़ बेटर टू रीड बुक्स अगर वो टाइम पे भेज देते हैं। अब यही है ना इग्नू वालों का, ये भी प्रॉब्लम है कि टाइम पे नहीं भेजते। मैं गई, आपको भेज रहे हैं, मेरे पास इतने मैसेजेस आ रखे हैं ना मेरे फ़ोन में। यहाँ से बुक्स रिसीव हो गई, यहाँ से मम्मी को फ़ोन करती हूँ तो बोलती है कोई बुक्स नहीं आई है। अब देखो आपने पढ़ा होगा, मूव टू अवर टॉपिक, डिस्क्राइब विदरिंग। विदरिंग पता है क्या होता है? एंड टाइप्स विद सुटेबल आंसर्स। विदरिंग होता है पहाड़ों का टूट करके जो बनता है, नहीं है सॉइल बनता है, विदरिंग। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द अर्थ क्रस्ट एंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें मैं पूरी साइकिल वाइकल बना कर आई थी। पता है इग्नू में मैं पहली बार पेपर दे रही थी, उसमें 25 पेजेस होते हैं, पता नहीं 25 शीट्स होती हैं या 50 पेज होते हैं, 25 होती हैं। मेरे ना पूरे भर गए थे। लास्ट का 10 1-2 मिनट बाकी थे, 10वां क्वेश्चन करना था, मैं एक ही पेज पे करके आई। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बोला तो पता चला कि इग्नू में पता है शीट्स ही नहीं मिलती। तो भाई जो लिखने वाले लोग हैं ना, जो पेपर भरने वाले लोग हैं, वो ना ऐसे 2.5 पेज भर लें,
2.5 को 10 से इंटू करेंगे ना, 2.5 इंटू 10 तो कितना हो गया 25। तो 10 तो क्वेश्चंस हैं आपके। लेट मी गुड, हाँ देखो अब ये है ना 10 तो क्वेश्चन है और कितने 25 शीट्स हैं। तो एक पेज के लिए 2.5 पेजेस, यानी कि 2.5 पेजेस हैं फॉर 1 क्वेश्चन। ओके, तो ये मुझे नहीं पता था इसलिए मैं बता दे रही हूँ, मुझे याद आ गया, थैंक गॉड। अब जो लोग पढ़ाई करेंगे ना उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, अब यही है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द अर्थ क्रस्ट एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स तो मैं बता सकती हूँ, ये फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन है ना। अब देखो बीएससी लाइफ साइंस में ये था कि पहले अर्थ थी तो उसमें ना लावा फॉर्मेशन, हर जगह ना वोल्केनो इरप्शन हो रखा था, तो बहुत ही ज़्यादा सल्फ्यूरस एसिडिक वो थे बादल। फिर क्या होता है कि अब आपने देखा होगा सन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। वैसे तो उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस ये भी होते हैं, बट हाइड्रोजन हीलियम क्या होती हैं, लाइट गैसेस होती हैं। वो उड़ के क्या बन गई, सन। और बहुत सालों से वोल्केनो इरप्शन से बादल हो रखे थे, बादल। ठीक है तो बादल हुए, सन ने बादल को पिघला दिया, बहुत सालों तक बारिश होती रही, तो फिर बन गया आपके ओशंस। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स, इसमें बेसिन पूछा है, उनकी तह, मतलब वो करोड़ों सालों तक बारिश हुई होगी तभी तो ओशन बने हैं। फिर भी धीरे धीरे जहाँ धूल की परत, धूल मिट्टी इकट्ठी होती गई वो हो गया आपका लैंड एरिया। मैं तो ऐसे ही पढ़ाती हूँ कहानी की तरह, बहुत से बड़े बड़े टिपिकल और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स भी ना ऐसे ही बातों में कर देती हूँ। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स होती है और सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, 3 टाइप्स की है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स भी आपको पता है पहाड़ वगैरह टूटने से ही बनाते हैं। अभी याद नहीं आ रहा, बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, जो टॉपिक याद आएंगे। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे भी पता पड़ रहा है ना, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हैज़ार्ड और डिज़ास्टर क्या होता है। शायद हैज़ार्ड्स होते हैं शायद नेचुरल, या डिज़ास्टर तो नेचुरल होते हैं, हैज़ार्ड्स होते हैं जो मैन मेड होते हैं, लाइक आपने बिल्डिंग वगैरह गिरा दी। ठीक है, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड्स विद एग्जांपल्स। इसके ना आंसर्स से मैं अच्छे से आपको वो कर दूँगी, अभी ना टच में नहीं हूँ ना, अभी मैं सारे क्वेश्चन ही आपसे डिस्कशन कर रही हूँ। 5th है, 5 ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं मेरे पास, तो 5 ही क्वेश्चन के आंसर है, बाकी तो खुद ही देख लेना। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ मैन मेड हैज़ार्ड्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमंस। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थ रेडिएशन बैलेंस। ठीक है, जल्दी ख़त्म करियो, ज़्यादा लंबी वीडियो से लोग पक जाते हैं, मैं तो खुद पक जाती हूँ। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सी वाटर। सी वाटर होता है ना, सी वाटर में इतने केमिकल्स है ना, सिर्फ नमक नहीं बनता समुद्र से, बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं। और जो नमकीन पानी हुआ ना, वो पहाड़ थे, पहाड़ों के अंदर मिनरल्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे रिश्ते समुद्र का पानी पूरा हो गया खारा, सॉल्टी वाटर, और उसे बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, BRINE, ब्राइन सोल्यूशन। ओशन वाटर इज़ नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। ओके, अब देखो ये रहा, थैंक गॉड इसमें इन्होंने वो मेंशन कर रखा है, MEB 13 है, MEB 13 है, ट्यूटर वहाँ कर रखा है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था, बट मैंने इसको रीड किया, वही कोर्स टाइटल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, असाइनमेंट कोड, दिस एंड दैट। ओके, भैया 100 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, इसमें 100 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, 20 नंबर का है। और एग्ज़ाम्स में होते हैं 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स, तो वो भी आपका 100 मार्क्स का होता है, और वो होता है शायद 3 घंटे का होता है। 3 ही घंटे में कर सकते हो यार, 2 घंटे में कहाँ से करोगे। देखो अब ये है ना, ये ना पहले मुझे लगा था कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बट ये क्या हुआ, मैं बहुत टाइम से पढ़ाती हूँ ना, तो फिर मुझे ना समझ में आ गया, और फिर मैं 11th की केमिस्ट्री पढ़ी है, तो काफ़ी चीज़ें ना मेरे लिए फ़ायदेमंद रही हैं। तो कृपया करके पढ़ाना शुरू कर दो, अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो वही है,
एक्सप्लेन मॉडर्न मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस विद सुटेबल एग्जांपल्स। फिर क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये पता होता है ना टाइम को हम एक्यूरेट करते हैं। प्रिसीजन क्या होता है कि रिज़ल्ट आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, जब आप क्या करते हो एक्सपेरिमेंट करते हो तो प्रिसाइज रिज़ल्ट चाहिए होता है, एग्जैक्ट तो नहीं आ पाएगा। अगर किसी का डेटा में आंसर आना चाहिए, मतलब उसका एंड रिज़ल्ट होना चाहिए 10, तो आपका बार बार करते हो, आपका पहले आएगा 8, फिर 8.5, फिर 9, फिर 9.5। मैसेज आ गया है ना, 8.5, 9.5, 9.555 ऐसे करके ना प्रिसाइज रिजल्ट आता है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स में बेसिकली यही होता है। एक्यूरेसी, टाइम आप एक्यूरेट नहीं बता सकते, और जब आप टाइम बताए तो भी 1 सेकंड आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो टाइम के लिए हम एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं बता सकते, एक्यूरेट है। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर्स, अब इससे थोड़ा सा पता चला है कि जो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो इनडिटरमाइन कर सकते हैं, एरर तो आते ही हैं। फिर क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। क्रोमेटोग्राफी पता है ना, क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर, पता है ना, कलर को सेपरेशन करते हैं। अगर जिसने बीएससी किया रेगुलर तो उसने फोटोसिंथेसिस ए बी डी उनके कलर होते हैं, ठीक है, उसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो बहुत टाइप्स की होती है क्रोमेटोग्राफी, होती है टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक तो मोबाइल फेज़ होता है, एक स्टेशनरी फेज़ होता है। मोबाइल मतलब जो ऊपर बढ़ता है, तो ये हमने प्रैक्टिकल्स किए हैं, तो मैं प्रैक्टिकल वे में नहीं करा सकती हूँ, ऑनलाइन थ्योरेटिकली बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जांपल्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक। अगर इक्विलिब्रियम किसी ने पढ़ा है ना चैप्टर 11th की केमिस्ट्री का, तो दोबारा पढ़ लो। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एज इन्वायरमेंटल, हाँ एरोमेटिक होता है ना, एरोमा निकलता है इसमें से, अजीब टाइप की स्मेल वगैरह होती है। एक होते हैं एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक वो होते हैं जिसमें ना ब्लैक कलर का कोक निकलता है, देख लेना। और ये भाई बहुत ही ख़तरनाक है, इसमें ख़तरनाक नहीं है। बायोकेमिकल इफेक्ट्स ऑफ आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। जो सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो उसे एडजॉर्प्शन, जो इंटरनल लेयर्स पे एब्जॉर्ब होता है उसे होते हैं एब्जॉर्प्शन। आर्सेनिक और मर्क्यूरी आपको पता है उनके कितने ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट्स आते हैं, कृपया करके पढ़ लो। फिर क्या आता है, गिव अ नोट ऑन सिंटिलेशन प्रोसेस। जब मैं ना आंसर्स के साथ लूँगी ना ये सेशन तो मैं पढ़ा दूँगी। गिव अ नोट ऑन सिंटिलेशन प्रोसेस एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ सिंटिलेशन काउंटर, ठीक है। फिर क्या, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द फॉलोइंग। HF स्टोर्ड इन कॉपर बॉटल्स एंड नॉट ग्लास बॉटल्स। HF क्या है, हाइड्रोफ्लोराइड, हाँ हाइड्रोफ्लोराइड होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। ग्रेफाइट एक्ट एज लुब्रिकेंट, हाँ ये बताती हूँ। सोडियम हाइपोक्लोराइड तो डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जो इन्फेक्शस चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हर चीज़ हम डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं डेटॉल विटॉल का या लाइफबॉय का, ठीक है। ग्रेफाइट को मैं बता सकती हूँ, ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट आपको पता है पेंसिल के अंदर जो काला वो होता है वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इज़ अ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये पाउडरी सब्सटेंस होता है। ये लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं उन मशीन्स में, बड़े वाले मशीन्स में, जिसमें क्या होता है कि हम लिक्विड कोई चीज़ या ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर इसको ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है, जो मशीन होता है अगर इसमें कुछ खर खर की आवाज़ हो गई तो उसको स्मूथली रन करना, जैसे सिलाई मशीन में भी ऑयलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो ये 11th में पता है ना, डायमंड और ग्रेफाइट, 11th में नहीं, मेरे पास तो बीएससी में आया था। डायमंड और ग्रेफाइट के डिफरेंसेस, उसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं उसमें ओके एनीवेज। लीड कंपोनेंट्स आर एडेड, लेड होता है ना, लेड कंपोनेंट्स आर एडेड टू गैसोलीन एंड व्हाई वाज इट रिमूव्ड विद द एडवेंट ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। अब ये तो पढ़ के ही बताना पड़ेगा ना, ठीक है। TEL इज़ बैंड एज गैसोलिन एडिटिव, ये गैसोलिन वगैरह थोड़ा पढ़ना पड़ेगा फिर बताऊँगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर कहाँ पर है,
एक्सप्लेन बेसिक इंस्ट्रूमेंटल्स ऑफ IR, स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इट्स इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन। IR मुझे पता है बट अभी याद नहीं आ रहा है, बता दूँगी। वीडियो पता है 25 मिनट की हो गई है। और क्या करना है, पॉज कर करके सारे आपने क्या करने हैं, वो लेने हैं। इसका वो ले लो, क्या बोलते हैं इसको। और ये 11 है, 11 भैया 11 ऊपर लिखा है, देखो ये 11 है, MEP011, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसके पॉज करके जो भी होता है लेना है, वरना डाउनलोड कर लो यार, क्वेश्चन वगैरह नहीं मेहनत करना चाहते हो इससे ही देख लो। ओके, सो दिस वीडियो ends here. Bye. Do like, share and subscribe and share with IGNOU people or IGNOU person, या फिर I don't know what to say. Okay, bye.